नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। हर हफ्ते हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जो वीक की पर्सनैलिटी होता है, यानी पर्सनैलिटी ऑफ द वीक होता है। आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो अपनी डिसेंसी के लिए जाने जाते हैं। बेहद सभ्य है, बेहद सौम्य है, बेहद शिष्ट है, लेकिन हाल ही की राजनीति में उनके ऊपर परिवारवाद का भी आरोप लगा है। कौन है ये शख्स? ये हैं श्री उपेंद्र कुशवाहा, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी ने 6 में से 4 सीटें विधानसभा की जीती हैं और उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री भी बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी, पॉइंट ब्लैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा आपकी शानदार जीत के लिए। बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप राजनीति में बिल्कुल अलग तरह के हैं, ठीक है, ये माना मैंने आपने कि आपने पाले कई बार बदले, लेकिन इसके अलावा भी कभी आपको देखकर लगता नहीं था कि आप परिवारवादी बन जाएंगे। अब जब आप पर ये आरोप लगा है, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, मैं तो यह बात नहीं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। और मुझको इस बात का अंदेशा था, पूरा आभास था, एकदम ज्ञान था कि आरोप मेरे ऊपर लगेगा। लेकिन उसके बावजूद मैंने जो किया है, डिसीजन, पार्टी का डिसीजन, मेरा डिसीजन, मैंने जानबूझकर किया है। कई बार ऐसा होता ही है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, जब लगता है कि कोई खास डिसीजन से उसकी लोकप्रियता प्रभावित होगी, उसके बावजूद आदमी डिसीजन लेता है। कुछ ऐसी ही स्थिति मेरे सामने थी। लोकप्रियता मेरी खतरे में पड़ेगी, लोग आलोचना करेंगे, यह जानते हुए मैंने यह किया है। और क्यों किया? तो इसलिए हमने किया है कि मेरे सामने था कि हम अपनी लोकप्रियता को खतरा में डालें या हम अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाएं। दोनों में एक का चुनाव मुझको करना ही था और मैंने यह किया पार्टी को बचाने की दृष्टि से। मुझको लगा कि चलिए, मेरी लोकप्रियता खतरे में पड़ रही है तो पड़ने दीजिए, लेकिन पार्टी के अस्तित्व को हम बचाएंगे। और हमारा जो पुराना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हमने यह सीखा है। पहले भी हमारी पार्टी में कई लोग जीत कर आए। हमने एमपी भी बनाया, पार्टी की ओर से एमएलए भी हुए, विधान परिषद के सदस्य भी हुए, लेकिन हुए और फिर निकल पड़े, चलते गए। तो उसका नतीजा हुआ कि पार्टी की नींव ही हिल गई। देखिए, पार्टी की नींव फिर से, क्योंकि हमने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रूप में 0 से शुरुआत की है और पार्टी की नींव न हिले, यह मेरी ड्यूटी थी। और पुराने अनुभवों के आधार पे अगर हम डिसीजन नहीं लेते तो फिर लोग पार्टी की नींव हिला सकते थे। हम इस बात की आशंका मेरे मन में थी। आपने पार्टी के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए लिया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भरोसा ही नहीं है, अपने साथियों पर भरोसा नहीं है। ये देखिए ना, आप देखिए, भरोसा की बात नहीं है, भरोसा तो आदमी करता ही है। हमारी पार्टी में 6 को हमने टिकट दिया तो एक ही मेरे परिवार से, एक उम्मीदवार मेरे परिवार से था, मेरी धर्मपत्नी थी। बाकी 5 का 5 तो दूसरे ही मेरे परिवार के लोग नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं है, भरोसा तो है ही। लेकिन आप एक नहीं, अनेक उदाहरण है। हमने 2015 में एनडीए गठबंधन में जितनी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसमें से एक मधुबनी के एक क्षेत्र हरलाखी से एक ऐसे व्यक्ति को हमने उम्मीदवार बनाया जिनकी जीत हुई, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद ही, शपथ ग्रहण के थोड़ा पहले ही दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि बेचारे उनका निधन हो गया। उसके बाद जिस व्यक्ति को हमने टिकट दिया, उनका सुपुत्र, अब सुनेंगे तो उनको परेशानी होगी, लेकिन सीधे तौर पर कहा जाए तो मैंने उंगली पकड़कर राजनीति में उनको विधायक बनाने का काम किया। हम पूरे कैंपेन के दौरान घर घर खुद हम गए, उसकी छोटी बहन थी, उसको लेकर गए, लोगों के बीच गए, किस तरह से चुनाव होता है हमने देखा। और जब वैसा आदमी भी नहीं रहता है दीपक जी, तो आदमी किस पर भरोसा करे? इसलिए हमने बहुत ही, आप कहिए कि हम जानते हुए हमने किया है, लोग आलोचना करेंगे। आपने कहा कि पार्टी और एनडीए दोनों की सहमति के आधार पर यह फैसला हुआ। अब पार्टी की तो असहमति कई नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर व्यक्त की है और एनडीए में सहमति क्या है? एनडीए में तो आप नेता हैं, आप जिसका नाम प्रस्तावित करेंगे वही मंत्री बनेगा। देखिए, पार्टी में देखिए फोरम होता है ना, अब किस फोरम पर कौन सा डिसीजन लेना है, ऐसा थोड़े है कि पार्टी से जुड़े हुए तो लाखों कार्यकर्ता से लेकर नेता सभी होते हैं।
तो लाखों व्यक्ति को बैठाकर थोड़े कोई डिसीजन होता है। अब उस तरह से कोई व्यक्ति इधर उधर कोई बोल रहा होगा, लेकिन जो उचित फोरम है उस फोरम पर जहाँ डिसीजन लेना था हमने लिया है, वहाँ सर्वसम्मति है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 100% सब लोगों की सहमति से, आम सहमति से यह डिसीजन हुआ है। आपने कहा आम सहमति से डिसीजन हुआ है, लेकिन कभी आपके मन में ख्याल आया कि दीपक प्रकाश जो एमएलसी भी नहीं है, जो एमएलए भी नहीं है, अगर मैं उनको मंत्री बनाऊंगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे, ये राजनीति में और पब्लिक परसेप्शन में बड़ी समस्या होती है। और मैं जितना आपको जानता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि आपने जरूर एक ना एक बार तो सोचा होगा कि लोग क्या सोचेंगे। क्या था आपके मन में तब? हाँ, हम तो बता रहे हैं ना कि लोग आज जो कुछ आलोचना कर रहे हैं, हम 100% इस बात से अवेयर थे कि कुछ लोग ऐसा ही करेंगे। ऐसा नहीं कि अनजाने इस तरह के लोग बोल रहे हैं जिसके बारे में मुझको अंदेशा नहीं था। 100% मुझको अंदेशा था कुछ लोग ऐसा करेंगे, लोग कर रहे हैं, तो जानते हुए हमने किया है। लेकिन दीपक जी, चाहे आदमी का व्यक्तिगत जीवन हो, आपका भी जीवन है या सार्वजनिक जीवन, उसमें हमेशा अगर आप यह सोचकर कोई काम कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो हैं, कुछ तो कहेंगे। लोग क्या कहेंगे यह ध्यान में रखकर आप डिसीजन लीजिएगा, तो मुझको लगता है कि कई बार डिसीजन आप नहीं ले पाइएगा। जब भी कभी इस तरह का मोड़ आपके जीवन में आए तब तो ठीक है, सुनना चाहिए सब लोगों की बात, और फिर उसमें क्या उचित है नहीं उचित है, जो तत्काल परिस्थिति आपके सामने है, भविष्य की जो परिस्थिति आने वाली है, उसको ध्यान में रखकर, सारी बातों को ध्यान में रखकर आदमी डिसीजन लेता है। लेकिन अब हम सार्वजनिक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन हो, जो आलोचना करने वाले लोग हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूं। आलोचना की भी जगह है, कई बार आलोचना भी लोगों को सीख दे जाती है, तो हम इन चीज़ों से सीखते हैं। उस पर कोई टिप्पणी हम बहुत नहीं करते कि लोग क्यों आलोचना कर रहे हैं। मुझको मालूम है कि क्यों लोग कर रहे हैं, करेंगे लोग, या पहले भी मालूम था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो समाजवादी विचारधारा से निकल कर आते हैं, खाटी समाजवादी रहे हैं, उसी तरह की राजनीति आपने अपनी पूरी जिंदगी भर की है। समाजवाद और परिवारवाद ये दोनों साथ साथ नहीं चलता, ये दोनों वाद तो साथ साथ नहीं चलते। क्या आप इसमें विरोधाभास देखते हैं? नहीं, देखिए, जो अभी हमने डिसीजन किया है, हमने जनता के साथ कोई इनजस्टिस नहीं किया है। दीपक प्रकाश पढ़ा लिखा यूथ है और वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा, जनता का भला उसके हाथों होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। इसलिए जनता का कोई इसमें नुकसान नहीं है, हमने पूरा ख्याल इस बात का रखा है। कई लोग मंत्री होते हैं, आप भी उनमें से बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, बिहार हो, बिहार से बाहर दूसरा राज्य हो, वहाँ उनकी क्या क्षमता रहती है, लेकिन राजनीतिक कारण से लोग मंत्री बन जाते हैं, तो अपनी क्षमता का प्रदर्शन उस रूप में नहीं कर पाते, जनता सफ़र करती है। लेकिन दीपक प्रकाश के साथ ऐसा नहीं है, उसका सिलेक्शन चाहे जैसे हुआ हो, उसकी आलोचना इस बात को लेकर जो भी हो रही हो, लेकिन काम, जनता का जो इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट में वह मजबूती से काम करेगा और 100% वह अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शन करके दिखाएगा। इतना मुझको पक्का भरोसा है। बचपन से हमने उसको देखा है, संस्कार परिवार से मिला है, पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा है तो मतलब पढ़ा लिखा है, सीधे स्कूल नहीं गया है, कॉलेज नहीं गया है। यहाँ तो कक्षा में फेल विद्यार्थी भी राजनीति में किस तरह से स्थापित होते हैं, तो कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं है। आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, उसने पास की है पढ़कर, मेहनत करके। आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं जब आप कक्षा में फेल विद्यार्थी की बात करते हैं तो? नहीं, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य। तो हमने कहा आपसे, हमने कहा है आपसे कि कई लोग बिहार या बिहार से बाहर के राज्यों में भी कई ऐसे मंत्री मिलेंगे जिनको अपने विभाग में कैसे काम करना चाहिए इसकी जानकारी तक नहीं है, फिर भी लोग मंत्री रहे हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, लोग ये कहते हैं कि उपेंद्र जी ये भी कर सकते थे कि अगर उनको दीपक प्रकाश को मंत्री बनाना था तो मां की जगह बेटे को चुनाव लड़वा देते, एक सीट तो किसी दूसरे को दे पाते, एमएलसी की दे पाते या एमएलए की दे पाते। देखिए, अब फिर इस पर चर्चा करेंगे तो एनडीए के अंदर की बात हो जाएगी। ईमानदारी की बात यही है कि मैं दीपक प्रकाश को चुनाव लड़वाना चाहता था, लेकिन अब जो कुछ भी राजनीतिक परिस्थिति बनी, एनडीए के अंदर बनी, उसकी चर्चा हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। मेरे चाहने के बावजूद भी वह उम्मीदवार नहीं हो पाया, इससे ज़्यादा हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर आपको परिवारवादी कहा जाए तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जी को दिक्कत होगी इस पूरे प्रकरण के बाद? नहीं, देखिए, हमने कहा ना कि लोग क्या कहेंगे मुझको मालूम था, किस रूप में मेरी आलोचना होगी मुझको मालूम था, उसके बावजूद हमने जानबूझकर किया है ना।
और क्यों किया इसका कारण भी हमने बताया है। इससे जुड़ा एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे बताइए, बिहार की पार्टियों में या देश की पार्टियां जो छोटी पार्टियां हैं उनमें क्या दिक्कत है? क्या ट्रस्ट की समस्या हो जाती है? आप देखेंगे समाजवादी पार्टी में तो एक पूरा परिवार, आप देखेंगे लोक जनशक्ति पार्टी में तो एक पूरा परिवार, आप देखेंगे आरजेडी में तो एक पूरा परिवार, आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में तो एक पूरा परिवार। यही लोग प्रमुखता में रहते हैं, यही लोग न्यूक्लियस रहते हैं। आपको इस राजनीति के क्या कारण नजर आते हैं जब आप उस टोपी को पहनकर बैठे हुए हैं? देखिए, दो तरह की पार्टी देश में है ना, एक तो मास पार्टी और एक कैडर बेस्ड पार्टी। तो कैडर बेस्ड पार्टी में जो पार्टी है तो उनके यहाँ अलग तरीके से पार्टी चलती है, लेकिन जो मास पार्टी है, मास पार्टी, जनता पार्टी भी कभी बनी थी, जनता दल भी बना था। जनता पार्टी कहाँ चली गई? देश में उसने शासन किया, देश की जनता ने उसके ऊपर दायित्व सौंपा था। जनता पार्टी कहाँ चली गई, क्यों चली गई, और फिर बाकी की पार्टी कैसे सरवाइव कर रही है? तो आप उससे देख सकते हैं ना, पुराना अनुभव है, आप लोग भी तो बहुत दिनों से देख रहे हैं। मास पार्टी के साथ यह समस्या आती है, और इसलिए मास पार्टी में कोई हम अकेले पार्टी नहीं हैं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हुई देश में, उनके सामने ऐसी समस्या आई तो फिर हम कोई उससे मास पार्टी होते हुए हम उससे अलग होने की बात तो हम कर नहीं सकते हैं। कैडर बेस्ड पार्टी के साथ शायद ऐसी दिक्कत न होती हो, लेकिन मास पार्टी के साथ ऐसी दिक्कत होती है, व्यवहारिक बात है ना। तो हम व्यवहारिक बात बोल रहे हैं ना, इसलिए व्यवहार में जो हमने अनुभव किया उसके आधार पे हमने डिसीजन लिया है। हमको व्यवहारिक कई बार बनना पड़ता है। दीपक प्रकाश ने जीन्स पहनकर शपथ ली। वो जीन्स पहनकर अपनी शपथ लेने के लिए पहुंचे थे। उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके राजनीतिक आलोचकों ने उनकी बड़ी आलोचना करी, उनको कहा कि ये विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं। जीन्स पहनकर शपथ लेना, क्या आप इसको उचित मानते हैं? क्या ये युवाओं को आकर्षित करने का एक तरीका था, या इसके पीछे आपका कोई और थॉट था? आपका है दीपक का? कौन व्यक्ति क्या कपड़ा पहनेगा ये कौन तय करेगा? यह तो बिल्कुल उचित नहीं है। कौन व्यक्ति क्या कपड़ा पहनेगा यह कोई तय नहीं करेगा। कानून ऐसा नहीं है कि कौन व्यक्ति क्या कपड़ा पहने। और मंत्री होते हुए अकेले दीपक प्रकाश नहीं है जिसने फुल पैंट शर्ट पहना हो। एक से एक लोग हैं जिन्होंने फुल पैंट शर्ट पहना है, जींस भी पहना है। तो इसलिए यह तो बिल्कुल इस तरह की बात हुई जिसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, इच्छा होती है आदमी की। हम जो कुछ कर रहे हैं उसे किसी का अहित हो तो एक बात है, हम जींस पहन रहे हैं उसे किसी का अहित नहीं तो क्या फिर मामला है? हमारी इच्छा है, हम जींस पहनेंगे, इसको कौन कैसे रोक देगा? कि दीपक प्रकाश क्या, किसी को भी नहीं रोक पाइएगा। नीतीश कुमार जी 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, इसको लेकर सबसे ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं अभी तो बन गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे चल के शायद 5 साल उनको न रहने दे, शायद सत्ता का हस्तांतरण हो जाए। आपको कोई ऐसी संभावना नजर आती है? दीपक जी माफ कीजिए, आप बार बार लोग की बात कर रहे हैं। कौन लोग हैं? कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि नीतीश कुमार जी को फिर से सरकार बनेगी तो एनडीए मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। वैसे लोगों की बात आप कर रहे हैं। जरा पूछिए उन लोगों से कि जो बोलते थे उनकी बोलती आज क्यों बंद हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ कर के नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। और आज नहीं, 2020 में जिस समय नीतीश कुमार जी की पार्टी में विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी से आधी थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए जो लोग कहते हैं ना, वैसे लोग किस लिए कहते हैं वो तो बोलने वाले लोग जाने। आप उनसे पूछिए कि क्यों लोग बोलते हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। इसलिए यह कहना कि 2 साल रहेंगे, 1 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे, वही लोग कहते हैं। जिनको नीतीश कुमार पचते नहीं हैं वही लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक बात कही आपने, लेकिन उपेंद्र जी, क्या आपको ये फाइनल ठिकाना मिल गया है? क्योंकि उपेंद्र जी भी कई बार पाला बदलते रहे हैं। आप एनडीए के साथ थे, फिर आप इंडिया के साथ चले गए, फिर आपने तीसरा मोर्चा ज्वाइन कर लिया 2020 के चुनाव में, एक बार फिर से आप एनडीए के साथ आ गए हैं। क्या फाइनल ठिकाना मिल गया है उपेंद्र कुशवाहा जी को? भैया, आदमी आवश्यकता के हिसाब से, राजनीति की दृष्टि से, राजनीति वाले लोग राजनीति के हिसाब से बदलते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्या बिहार में अब यूपी मॉडल चलेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अधिकार जो गृह मंत्रालय है वो अब सम्राट चौधरी के हाथों में है। लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से अपराधियों को कहा जाता था उत्तर प्रदेश के अंदर कि या तो राज्य छोड़ दें या सरेंडर कर दें,
वैसी ही आवाज, वैसी ही टोन सम्राट चौधरी की निकल रही है, क्या वो बिहार में चलेगा? नहीं, देखिए, हर स्टेट का अपना अपना मॉडल है। हर स्टेट का अपना अपना कंडीशंस होता है किसी भी मामला में, उसके हिसाब से स्टेट चलता है। हाँ, कोई स्टेट अच्छा काम कर रहा है, किसी स्टेट की सरकार ने कोई अच्छा डिसीजन लिया तो दूसरे राज्य की सरकार उसका नकल करती है, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन मॉडल कोई उत्तर प्रदेश का बिहार में नहीं चलेगा, बिहार का मॉडल कोई उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। बिहार का मॉडल बिहार है, उत्तर प्रदेश का मॉडल उत्तर प्रदेश है। जो कहीं भी देश में कहीं भी कोई अच्छा काम हो रहा है तो बिहार भी उसका अनुकरण करेगा। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए जो भी डिसीजन राज्य की सरकार को लेना हो, गृह मंत्रालय को लेना हो, लेने देना चाहिए। ठीक है, क्या आपको जो परिणाम आए हैं उसकी उम्मीद शुरू से थी? आपको लग रहा था कि एनडीए इतनी ही अपार सफलता पाएगी, 202 सीटों पर जाकर टिकेगी? कई कारणों से लोकसभा चुनाव के अंदर पराभव देखना पड़ा था, आपकी काराकाट सीट से हार हुई थी, उसके बाद 4 सीटों पर आपकी जीत। क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा का रिवाइवल मानते हैं आप इसको? नहीं, देखिए, बहुत शुरुआत में इतनी बड़ी जीत होगी ऐसा तो नहीं लगता था, बिल्कुल हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन हाँ, एनडीए की सरकार बनेगी गारंटी के साथ, यह बात हम लोग पहले भी बोल रहे थे और उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं था। हाँ, आधा कैंपेन जब हम लोग पार किए तब लगने लगा था, बिहार की जनता का मूड देख करके जहाँ भी जाते थे तो भीड़ की ओर से जो रिस्पॉन्स दिख रहा था उसको देख कर लगने लगा था कि क्रॉस कास्ट लाइन सब लोग एक साथ एनडीए के पक्ष में खड़ा दिख रहे हैं, तो इस तरह का बहुमत आएगा, बाद में हम लोगों को लगने लगा था। जहाँ तक हमारी पार्टी के रिवाइवल का मामला है तो हम 2015 की बात जब हम कर रहे हैं, 2015 में एनडीए हम लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी अलग थे और कितनी सीटों तक सभी सिमट गए थे। फिर इस बार ठीक ठाक रहा तो हम सब लोग जीते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी जब रिजल्ट आया है या जनता का समर्थन होता है तो उस गठबंधन में जो भी पार्टी होती है सबको उसका लाभ मिलता है या सबको उसका नुकसान होता है। तो सबके साथ जो हुआ है उसमें हम कोई अपनी पार्टी को अलग से नहीं देख रहे हैं। हाँ, अब एक स्ट्रेटजी जिसकी चर्चा आप लगातार कर रहे हैं उसको हमने जानबूझकर अडॉप्ट किया और इतना अब पक्का है कि हमारी पार्टी ने अपना अस्तित्व गिरते पड़ते हमने बचा ली है। कई बार जीरो से शुरुआत हमने किया, इस बार जीरो से शुरुआत करके हमने फाउंडेशन को मजबूत कर लिया है। पहले मजबूत नहीं कर पाते थे तो कहीं ना कहीं रास्ता हमको फिर से दूसरा लेना पड़ता था। अब गारंटी इस बात की हो गई है, फाउंडेशन मजबूत है तो यहाँ से अब पार्टी आगे दौड़ेगी। आगे दौड़ेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि पार्टी आगे दौड़े। लेकिन इस चुनाव में अगर किसी का सपना टूटा है तो शायद वो लालू जी का है। लालू जी तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, क्या देख पाएंगे आने वाले समय में, या आप मानते हैं उनके लिए आखिरी चुनाव था? नहीं, अब देखिए, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि लालू जी और दिन जिंदा रहें। उस रूप में किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि लालू जी का आखिरी चुनाव था। आगे बहुत दिन जिंदा रहें, दीर्घायु हों, इस बात की हम ईश्वर से कामना करते हैं। और भविष्य में आगे क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, आरजेडी को अगर आगे कुछ सोचना है तो जो उनका रवैया है उस रवैया में, पुराना रवैया जिसकी बात हम कर रहे हैं, पुराना रवैया है जिसे जनता वो आरजेडी के लोगों को देख कर ही कन्नी काटने लगती है, इस रवैया से बचने की कोशिश आरजेडी को करनी पड़ेगी। आरजेडी को अपने चाल चलन संस्कार में बदलाव लाना पड़ेगा, तब शायद आगे चलकर 10 साल हो, 20 साल हो, कब होगा पता नहीं, तब आगे चलकर जनता शायद उनको स्वीकार करे। वरना ऐसी स्थिति जो आज है उनकी रहेगी तो जनता कभी उनको स्वीकार नहीं कर पाए। आप तो राष्ट्रीय राजनीति करते हैं उपेंद्र जी, राज्यसभा के आप सांसद हैं, केंद्र में आप मंत्री रह चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी का वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा चिपक पाया है या नहीं चिपक पाया है? और बिहार में आप तो ग्राउंड पर रहे, हर दिन ग्राउंड पर रहे, मुझे बताइए क्या इस नारे का कोई इंपैक्ट हुआ है, वोट चोर गद्दी छोड़? नहीं, देखिए, अब तो बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया है। हम तो उस कैंपेन के दौरान भी बोल रहे थे जिस समय राहुल लेकिन वो कैंपेन अभी भी चल रहा है, मैं उस संदर्भ में पूछ रहा हूं। शुरुआत हो रही थी तब भी हम कह रहे थे राहुल जी आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, पहली बार
नहीं, अभी भी चल रहा होगा, लेकिन जो उनका इशू है ना, वोट चोर, यही इशू गलत है। यही बात हम उस समय भी बोल रहे थे। जो जनता का और बहुत सारा मुद्दा अलग अलग स्टेट में देश के लेवल पे है, हो सकता है, उन मुद्दों को लेकर अगर कुछ करें तो शायद जनता में उनका थोड़ा आकर्षण बढ़े। लेकिन बेवजह जो मुद्दा है ही नहीं, उस विषय को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में कर रहे थे कि वोट की चोरी हो गई, वोट की चोरी हो गई। भैया, किस वोट की चोरी हो गई? बिहार में कहीं, अब तो वोट हो गया, लोग वोट डालने गए, जो लोग भी वोट डालने गए उनका नाम नहीं था किसी भी टोला में, किसी मतदान केंद्र पर, किसी भी गांव में, मोहल्ला में। तो वैसे 100-200 लोग लौट कर आते मतदान केंद्र से और कहते कि हमारा नाम पहले था अब नहीं है, वोट की चोरी हो गई। तो ऐसा तो कहीं मिला ही नहीं। तो वोट किसी की चोरी हुई नहीं, और राहुल जी कह रहे हैं वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, तो क्या मुद्दा बना पाएंगे? इसलिए इस मुद्दा को लेकर जो भी यात्रा कर लें उससे कोई लाभ उनको नहीं होने वाला है। उनके लिए भी मेरा सजेशन है कि मेहनत तो अब लग रहा है राहुल जी सड़क पर उतर कर रहे हैं, एक तो अच्छा बदलाव उनमें दिख रहा है, लेकिन इशू जो लेकर चल रहे हैं वो इशू कहीं से है ही नहीं। बेवजह का जनता को में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश है उनकी ओर से, जिसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। वो तो एक यात्रा भी निकालने वाले हैं और रामलीला मैदान में इसी मुद्दे को लेकर रैली भी करने वाले हैं। एसआईआर भी उनके एजेंडे पर है कि एसआईआर से भी वोट चोरी होती है, और इसके अलावा जो वोट डाले जाते हैं उस वक्त भी वोट की चोरी होती है। क्या कहेंगे उनकी रामलीला मैदान की इस रैली पर? हम तो यही कहेंगे कि सब कुछ बिहार का रिजल्ट आने के बाद भी अगर नासमझ बनकर राजनीति कर रहे हैं तो करते रहें। हमारे लिए, एनडीए के लिए तो फायदा है कि विपक्ष इसी तरह से बेवजह की बातों में फंसा रहे और जनता एनडीए को आशीर्वाद देती रहे, एनडीए जनता की सेवा करती रहे। इस तरह का रवैया कांग्रेस के लोग करेंगे तो आशीर्वाद जनता का एनडीए को आज भी है और आगे भी मिलता रहेगा। यही करते रहें, शुभकामना है हमारी उनके साथ कि आप यही करते रहिए, एनडीए को जनता का आशीर्वाद मिलते रहे। प्रशांत किशोर इस चुनाव में बड़े जोर शोर से उतरे थे। 3 साल तक उन्होंने बिहार की गलियां छानी, लेकिन इतना बुरा परिणाम होगा कि आपने सोचा था प्रशांत किशोर का? आपका आकलन क्या कहता है प्रशांत किशोर एज पॉलिटिशियन के बारे में? अब जो दिख ही नहीं रहा है कहीं सामने, उस पर हमसे टिप्पणी पूछ रहे हैं। हम तो बार बार इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी जब इस तरह का सवाल आता था तो हम उस वक्त भी बोल रहे थे, उस वक्त बोलते थे तो लोग रिएक्ट करते थे, लेकिन आज तो कम से हम लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। देखिए, चुनाव में भी, बिहार चुनाव में जो फील्ड सजा था उसमें 2 ही टीम दिख रही थी साफ साफ। एक तरफ एनडीए की टीम थी, दूसरी ओर महागठबंधन की टीम थी, कोई तीसरा उसमें दिख ही नहीं रहा था। हम कमेंट्री बॉक्स में बैठ करके जो खिलाड़ी मैदान में है उसी के बारे में टिप्पणी करेंगे कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो फील्ड में कहीं दिख ही नहीं रहा है उस पर क्या टिप्पणी करनी है। खेल हो रहा है बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में और टिप्पणी कर रहे हैं न्यूजीलैंड के किसी खिलाड़ी के बारे में, ये क्या मतलब इसका है? आपने प्रशांत किशोर को न्यूजीलैंड वाला बना दिया, कीवी बना दिया आपने उनको। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है हाल ही के दिनों में, वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम गाया जाए या नहीं? जमीयत उलेमा हिंद के महमूद मदनी ने कहा है, उनका कहना है कि मुसलमान जिंदा कौम है, वो वंदे मातरम नहीं गाएगी। और इस तरह का बयान, क्या आप इसको उचित मानते हैं? और क्या वंदे मातरम का सामूहिक गायन या राज्यसभा में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए या लोकसभा में? जिस तरह से वंदे मातरम को अंग्रेजों के शासन में काटा छाटा गया, उसको लेकर। देखिए, ऐसे विषयों पर जो हमारा संविधान कहता है, देश की कोई भी जनता हो उसको यही संविधान जो कहता है उसको स्वीकार करना चाहिए। बस जो हमारा संविधान है हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान जो कहे, जो कह रहा है उसको हमको, आपको, सबको मानना चाहिए। जो संविधान नहीं कह रहा है उसके लिए जबरदस्ती भी किसी के ऊपर नहीं की जानी चाहिए। पर संविधान तो कहता है कि वंदे मातरम का गायन हो। जो हमने कहा कि संविधान जो कहता है करना चाहिए, जो संविधान नहीं कह रहा है उसके बारे में हमने कहा कि जबरदस्ती न हो, लेकिन संविधान जो कहता है करना चाहिए। संविधान ही हमारे लिए सब कुछ है ना। ठीक है, आगे क्या एजेंडा? क्या उपेंद्र कुशवाहा, अब आपने आपको अगले 2025 में कहां देखना चाहते हैं? 2030 में बिहार की राजनीति में? जहां जनता रखेगी वहां हम रहेंगे। नहीं, आप कहां चाहते हैं? जनता तो रखेगी आपको, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, वो आपके कमिटमेंट पे डिपेंड करेगा। देखिए, एनडीए में पूरी मजबूती के साथ हम हैं।
एनडीए में अब तो बिहार में एक सत्ताधारी दल के रूप में भी हमारी पार्टी साझेदार है। हम सब लोग आपस में मिलकर के जो हमने वादा किया है बिहार की जनता के साथ, एनडीए ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, संकल्प पत्र जारी किया है, उस पर मेरा भी हस्ताक्षर है पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। इस संकल्प पत्र को पूरा करने की दिशा में एड़ी चोटी एक करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे और बिहार को बेहतर से बेहतर बिहार बनाने में हम हर जो हमारी जितनी क्षमता है उसको हम लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र कुशवाहा जी, हमसे मिलने के लिए और इतनी सारी बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। तो पॉइंट ब्लैंक में ये थे मेरे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। अगले हफ्ते पॉइंट ब्लैंक में एक नई हस्ती से फिर मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।